नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। यूपी में 10,000 से भी अधिक गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को घर पर ही शिक्षा के लिए मिलेगी शिक्षण सामग्री और स्टेशनरी। विकलांग लोगों के लिए विशेष इंटर्नशिप के लिए कॉल। रक्त विकार के रोगी थैलेसीमिया कंट्रोल यूनिट में प्राप्त कर सकेंगे विकलांगता प्रमाण पत्र। जेएनयू छात्र शौर्य सूद की याचिका मीडिया से पहुंच रही है लोगों के दिलों तक। अब तक 10,000 से भी अधिक लोग कर चुके हैं हस्ताक्षर। शौर्य की तरफ से निरंतर प्रयास जारी। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है डिसेबिलिटी प्राइड मंथ, लेकिन भारत से ये क्यों है गायब? चेन्नई का चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है प्रयास प्रिंट माध्यम की अक्षमताओं से निपटने के लिए। यहाँ विकसित की जा रही है टैक्टाइल बुक लाइब्रेरी। विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का निजीकरण अत्यधिक हानिकारक। निःशक्त जन बाधाओं में फंसकर जा रहे हैं उच्च शिक्षा से दूर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने विशेष स्कूलों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात के मानदंडों और मानकों को स्वीकार कर लिया है। ओडिशा के पारादीप में माता पिता ने 10 वर्षीय विकलांग बालक को 4 साल तक पेड़ से बांधे रखा। एनएचआरसी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व का किया आह्वान। तो दोस्तों, ये थे आज की न्यूज हेडलाइंस। अब वक्त हो चला है खबरें विस्तार से सुनने का। आइए सुनते हैं न्यूज बुलेटिन। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मास्क पहनने का सही तरीका अपनाएं। FFP2 या N95 स्टैंडर्ड वाला मास्क ही इस्तेमाल करें। वही मास्क पहने जो आपकी नाक और चेहरे को ढक सके। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी से आ रही इस खबर के साथ। यूपी में 10,000 से अधिक गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को घर पर ही शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्री और स्टेशनरी दी जाएगी।
वितरण के लिए सुझाई गई वस्तुओं में विभिन्न लकड़ी और प्लास्टिक के मॉडल्स, विभिन्न प्रकार की खूंटी, बोर्ड, किचन सेट, डॉक्टर सेट, विभिन्न सचित्र चार्ट्स, काउंटिंग फ्रेम, बिल्डिंग ब्लॉक, संवेदी फ्लैश कार्ड्स, संवेदी उत्तेजना किट और प्रकाश उत्पादन वाले खिलौने भी शामिल है। गंभीर बहुविकलांगता से पीड़ित हजारों बच्चों और जो अपने शैक्षणिक विकास के लिए पूरी तरह से घर पर आधारित शिक्षा पर निर्भर हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। राज्य के बुनियादी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि सबसे पहले सरकार ने ऐसे बच्चों को शिक्षण सामग्री और स्टेशनरी प्रदान करने का फैसला किया है ताकि उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके और उनकी मदद की जा सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले 10,181 ऐसे बच्चे घर से आधारित शिक्षा ले रहे हैं जो गंभीर और बहुविकलांगता के कारण स्कूल नहीं आ पा रहे। पिछले साल भी इस पहल के लिए बजट जारी किया गया था, लेकिन एजेंसी का चयन नहीं होने के कारण प्रयागराज सहित अधिकांश जिलों में अध्ययन सामग्री का वितरण नहीं हो सका। चयनित जिलों में ही बच्चों को लाभ मिल सकता है। अब इन सभी बच्चों को प्रति छात्र 3,500 रुपए की लागत से शिक्षण सामग्री और स्टेशनरी सामग्री प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 3.56 करोड़ का बजट जारी किया गया है। दोस्तों, ये सभी जानकारी जिला समन्वयक समावेशी शिक्षा प्रयागराज की श्रद्धा गोब्रेल ने साझा की है। इस संबंध में एक संदेश हाल ही में सभी जिलों को विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और समग्र शिक्षा पहल के राज्य परियोजना निदेशक द्वारा भेजा गया है। आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक 4 सदस्यीय समिति और सहायक वित्त और लेखा अधिकारी समावेशी शिक्षा के जिला समन्वयक सदस्य होंगे। इन बच्चों को वितरित की जाने वाली शिक्षण सामग्री और लेखन सामग्री की खरीद के लिए 4 सदस्यीय समिति, सहायक वित्त और लेखा अधिकारी, समावेशी शिक्षा के जिला समन्वयक शामिल होंगे। गौरतलब है कि राज्य के सभी 75 जिलों में हर साल 0 से 14 आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान गृह सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है। गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले 10,181 बच्चों की शिक्षा विभाग की सूची के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे बच्चे हैं जिनमें आगरा में 170 बच्चे, अलीगढ़ में 125, प्रयागराज में 225, आजमगढ़ में 335, बदायूं में 230, देवरिया में 285, गाजीपुर में 260, गोंडा में 250, गोरखपुर में 300, जौनपुर में 315, लखीमपुर खीरी में 265, वाराणसी में 150, मथुरा में 120, मेरठ में 105, कानपुर नगर में 120 और कानपुर देहात में 96 और लखनऊ में 150 बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, प्रजाहिता फाउंडेशन विकलांग बच्चों को पढ़ाने में सहायता करने के लिए इंटर्न्स की तलाश कर रहा है। उड़ान प्रजाहिता फाउंडेशन द्वारा क्यूरेट किया गया एक एकीकृत शैक्षिक कार्यक्रम है जो शिक्षा और कला को जोड़ता है तथा ये इंटर्नशिप उड़ान पहल में एक पार्ट टाइम काम है। ये इंटर्नशिप एक आभासी माने के वर्चुअल मोड में भी की जा सकेगी। इसमें 6 घंटे प्रति सप्ताह प्रतिबद्धता होगी और अगस्त 2022 में 8 महीने की अवधि के लिए शुरू की जाएगी। ये एक पेड अपॉर्चुनिटी है और विकलांग लोगों के लिए विशिष्ट है। दोस्तों, इस इंटर्नशिप के लिए मलयालम और अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता अनिवार्य आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9567669911 पर। याद रहे 9567669911 पर या फिर ईमेल करें mail@prajahita.org पर। याद रहे mail@prajahita.org। दोस्तों, ये अगली खबर आ रही है कोलकाता से।
यहाँ पर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया रोगों से पीड़ित मरीजों को अब शहर के अस्पतालों का दौरा करने और विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट समिति के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अब सरल बना दिया है। ये मरीज अब स्थानीय थैलेसीमिया नियंत्रण इकाई माने कि थैलेसीमिया कंट्रोल यूनिट से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। RPWD अधिनियम 2016 ने रक्त विकार, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल वाले व्यक्तियों को अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी थी। 40% या इससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों को निःशक्तता प्रमाण पत्र दिया जाता है। बंगाल में लगभग 60,000 थैलेसीमिया रोगी है, जबकि लगभग 1,500 रोगी हीमोफीलिया से प्रभावित है। बंगाल में सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या लगभग 1 लाख होगी। ये मरीज आमतौर पर नजदीकी जिला या उपमंडल अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजेस से मुफ्त इलाज का लाभ उठाते हैं, लेकिन उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज और NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आने की जरूरत पड़ती है। लेकिन राज्य भर में लगभग 36 थैलेसीमिया कंट्रोल यूनिट्स मौजूद है, जो सभी उपमंडल अस्पतालों, जिला अस्पतालों और जिलों के मेडिकल कॉलेजेस में भी स्थित हैं। प्रमाण पत्र अब स्थानीय इकाइयों में उपलब्ध किए जा सकेंगे और मरीजों को अब कोलकाता की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा जीन के असंतुलन के कारण शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है या दोषपूर्ण लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। हीमोफीलिया के मामले में रक्त के जमावट के लिए यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक कारकों में से एक की कमी होती है। इससे अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। यहाँ तक कि एक छोटे से घाव से भी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। सिकल सेल रोगों के मामले में सामान्य RBC चिकनी सतह पर होती है, जिससे वे छोटे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहने के लिए अपना आकार बदलने में सक्षम होते हैं। कुछ परिस्थितियों में हीमोग्लोबिन युक्त लाल रक्त कोशिकाएं कठोर, लंबी और सिकल शेप हो जाती हैं। सिकल के आकार की ये कोशिकाएं लचीली नहीं होती, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट आ जाती है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फाइट ऑफ लाइफ। सभी 12वीं पास छात्रों के लिए विशेष शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। जी हाँ, अगर आप भी शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं और बनना चाहते हैं एक कुशल और विशेष अध्यापक, तो आप RSVI यानी रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड में एडमिशन प्राप्त कर अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। RSVI RCI दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान है, जिसका कॉलेज कोड है UP 044। संस्थान में कुल सीटों की संख्या है 35। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विशेष शिक्षणीय वातावरण और कुशल अध्यापकों की देखरेख में यह पाठ्यक्रम करवाया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अर्हता है 12वीं पास। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 0522 40 70 138 या आप हमें ईमेल करें info@rsvi.in पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, दिल्ली के JNU कैंपस के एक्सेसिबल न होने की वजह से वहां के एक छात्र शौर्य सूद कई दिनों से प्रिंट और सोशल मीडिया में इस बारे में अपने विचार लगातार पोस्ट करते आ रहे हैं। रेडियो उड़ान के माध्यम से हमने भी इस न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए कई बार प्रयास किया है और अब शौर्य सूद अपनी बात रखने के लिए एक पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें वे सभी से सहायता मांग रहे हैं। वे कहते हैं, मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में MPhil का छात्र हूँ। कुछ दिनों पहले मैं JNU परिसर में असमान सड़कों के कारण गिर गया था।
मुझे यहाँ कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा परिसर विकलांगता समावेशी नहीं है। मेरी याचिका पर हस्ताक्षर करें ताकि अब मैं और अदृश्य महसूस न करूं। मेरे सेंटर की कैंटीन बेसमेंट में है, वहाँ न तो लिफ्ट है और न ही कोई और सुविधा है जहाँ से मेरी व्हील चेयर ले जाई जा सके। इस वजह से मुझे खाना खाने के लिए किसी और जगह जाना पड़ रहा है। एक विकलांग व्यक्ति के रूप में ये वास्तव में मुझे दुख देता है कि मैं अपनी कैंटीन तक भी नहीं पहुँच सकता। यहाँ तक कि पुस्तकालय तक पहुँचने के लिए भी मुझे नियमित रूप से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप मेरी याचिका पर हस्ताक्षर करते हैं तो मुझे हर समय मेरी मदद करने के लिए अपने साथी छात्रों पर निर्भर न रहना पड़े। यहाँ के ढाबे बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का स्थल है, लेकिन वे भी मेरे लिए सुलभ नहीं है। मैं किसी भी गतिविधि में भाग लेने में असमर्थ हूँ क्योंकि आसपास की जगह व्हील चेयर के अनुकूल नहीं है। मैंने इस मुद्दे को लेकर जेएनयू प्रशासन में बार बार सभी को लिखा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जेएनयू के सभी स्थान विकलांग लोगों के लिए तथा व्हील चेयर्स के लिए अनुकूल हो। मेरी याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए धन्यवाद। मैं इतना समर्थित महसूस करता हूँ कि अब 10,000 से भी अधिक लोग मेरे साथ जुड़कर जेएनयू परिसर को विकलांगता समावेशी बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। यदि आप मेरी याचिका को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर साझा करते हैं तो अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। इस याचिका ने मुझे उस दिन का सपना देखने का विश्वास दिलाया है जब मैं अपने केंद्र की कैंटीन में अपने साथी छात्रों के साथ भोजन कर सकूंगा, जो कि मेरे लिए आज दुर्गम है। अगर आप में से प्रत्येक को मेरी याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए 5 लोग मिलते हैं तो जेएनयू प्रशासन को पता चलेगा कि हजारों भारतीय चाहते हैं कि वे मेरी समस्या के बारे में कुछ करें। दोस्तों, कृपया शौर्य को जेएनयू प्रशासन की उसकी याचिका में मदद करें। इसके लिए आप जा सकते हैं www.change.org पर, या फिर आप सुन सकते हैं शौर्य की स्टोरी यूट्यूब पर भी। सर्च करें शौर्य नीड्स योर हेल्प एन इंटरव्यू बाय इंदु पुंज। दोस्तों, याद रहे वीडियो के नीचे भी पेटिशन साइन करने के लिए लिंक उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी डिसेबिलिटी प्राइड मंथ। जी हाँ, एक और दुनिया भर में मनाया जा रहा है डिसेबिलिटी प्राइड मंथ, माने के विकलांगता का गौरव माह। वहीं दूसरी ओर इंडिया में इसका जिक्र तक नहीं है। हम लोग एक ऐसे समाज में जीते रहे हैं जहां विकलांगता को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसकी बजाय इसे मनाने से आसपास के लोगों के लिए पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद मिल सकती है। हमारे समाज में अभिमान विकलांगता से जुड़ी आखिरी चीज है। बड़े पैमाने पर समाज के लिए विकलांगता दुर्भाग्यपूर्ण, अवांछनीय और जीने के सबसे बुरे तरीकों में से एक है। उत्तर प्रदेश में तो प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के साथ एक निर्वाचित राज्य सरकार ने इस विचार का समर्थन किया है कि विकलांग व्यक्ति अधूरे होते हैं। विधेयक की धारा 15 में कहा गया है कि 2 बच्चों में से एक विकलांग होने पर 2 बच्चों का मानदंड लागू नहीं होगा। फिर विकलांगता के बारे में रूढ़ियां भी हैं, जैसे कि ये कर्म का परिणाम है या धार्मिक मुक्ति के लिए एक उपकरण है। दोस्तों, जुलाई महीना वो महीना है जब आस पड़ोस के देश विकलांगता का गौरव मनाते हैं, लेकिन भारत में विकलांगता के अधिकार और पहुंच के बारे में बातचीत करने के बारे में रुचि में नई वृद्धि के बावजूद विकलांगता गौरव यानी कि डिसेबिलिटी प्राइड को राष्ट्रीय शब्दावली में जगह मिलना बाकी है। विकलांगता गौरव के बारे में बातचीत कैसे हो सकती है जब कई विकलांग व्यक्ति ही इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका में विकलांगता अधिनियम जुलाई 1990 में पारित किया गया था और इस अधिनियम को पारित होने को चिन्हित करने के लिए जुलाई में विकलांगता गौरव मनाया जाता है। 2015 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने जुलाई को विकलांगता गौरव माह के रूप में घोषित कर दिया।
दोस्तों, ये विकलांग व्यक्तियों को अपने तरीके से गर्व व्यक्त करने देता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीकों से विकलांगता का अनुभव करता है। विकलांगता का गौरव समुदाय की भावना पैदा करने में मदद कर सकता है। जो अकेले संघर्ष कर रही हैं या सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रही हैं, उन व्यक्तियों के लिए ये चीज महत्वपूर्ण है। विकलांगता के बारे में गर्व आत्म घृणा को कम करता है, जिससे व्यक्ति की गरिमा और उसकी पहचान सक्षम बन सकते हैं। विकलांगता का गौरव माह विकलांग व्यक्तियों द्वारा उनकी शर्तों में उनकी पहचान को पुनः प्राप्त करने का एक प्रयास है। ये विकलांगता को किसी की पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है। इसे अन्य पहचानों के साथ समान स्तर पर रखा जाता है। ये इस धारणा के विपरीत है कि विकलांगता का इलाज किया जाता है और ये एक दोष है। इस पहचान के निर्माण में निःशक्त व्यक्ति उन चुनौतियों से अवगत होते हैं जिनका वे प्रतिदिन सामना करते हैं। एक विकलांग व्यक्ति के रूप में रहना चुनौतीपूर्ण और यहाँ तक कि थका देने वाला भी हो सकता है। ये कई कारकों के कारण हो सकता है, दुर्गम वातावरण से लेकर शारीरिक या मानसिक स्थितियों की मांगों तक। निःशक्तता अभिमान एक दावा है कि निःशक्तता वाले जीवन से प्रेम करना संभव है। ये आत्मदया से, आत्म प्रेम से विकलांगता संस्कृति के भीतर स्वयं को सहज बनाता है। विकलांगता गौरव का जश्न मनाने के कई सामाजिक लाभ भी हैं। ये विकलांगता की कानूनी परिभाषाओं से छूटे हुए व्यक्तियों के लिए अपनी शर्तों पर अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए जगह बनाता है। पुराने दर्द जैसी स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए विकलांगता गौरव माह इस बारे में बात करने का एक मौका उपलब्ध कराता है। अदृश्य लगने वाले विकलांग व्यक्तियों पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। विकलांगता गौरव माह विकलांगता के बारे में विचारों की फिर से कल्पना करने का आह्वान करता है और ये याद दिलाता है कि विकलांगता सभी आकारों और प्रमाणों में आ सकती है। प्रौद्योगिकी और समावेशी नीतियां विकलांग व्यक्तियों के जीवन की संभावना को बेहतर बनाने में और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होती है। यदि लक्ष्य एक ऐसे समाज के रूप में विकसित होना है जो विकलांगता को अवांछनीय नहीं मानता है, तो भारत को विकलांगता का गौरव और संस्कृति को गंभीरता से लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं चेन्नई की चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयासों के बारे में। चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट की बारीक सचित्र दस्तकारी और स्पर्शनीय पुस्तकों ने संभावनाओं का एक आकर्षक क्षेत्र विकसित किया है। चेहरे के लिए पेपर कट राउंड, बालों के लिए तार और धागे, आँखों के लिए बटन और कपड़ों के लिए मखमल के टुकड़े। हर किताब इन जैसे सरल तत्वों के साथ अच्छी तरह से क्यूरेट की गई है। आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी उंगलियों से हर एक पृष्ठ के प्रत्येक तत्व को महसूस करने की कोशिश करें। हर एक छवि को ठीक से चित्रित करने में आपको कुछ मिनट तक लग सकते हैं, लेकिन ये एक नया अनुभव होगा। प्रत्येक पृष्ठ के निर्माण में की गई कड़ी मेहनत साफ झलकती है। इस लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर गोता लगाने और उसमें खुद को खो जाने का समृद्ध अनुभव पैदा किया जा सकता है। चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट की निदेशक नमिता जैकब ने इसे प्रिंट विकलांगता के रूप में वर्णित किया है। दृश्य हानि, ADHD, बौद्धिक हानि और ध्यान की कमी के सहित स्थितियों की एक सरणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पढ़ने के लिए सर्वोत्तम अनुभव में से एक है। इस प्रकार पुस्तक में प्रत्येक तत्व को पूर्ण करने का प्रयास बहुत बड़ा है। दोस्तों, नमिता जैकब और टेरेसा एंटनी ट्रस्ट में स्पर्शपूर्ण पुस्तक निर्माण के आधार स्तंभ बन चुकी हैं। इस ट्रस्ट ने 2006 में कई विकलांग बच्चों के बीच कौशल विकास करने के लिए गतिविधियां शुरू की थी। अपने काम और शोध के माध्यम से अगले 10 वर्षों में उन्हें पता चला कि बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था और कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कौशल प्राप्त नहीं कर रहे थे। स्पर्श वाली किताबों को प्रकाशित करने की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए नमिता जी बताती हैं, हमने महसूस किया है कि दृश्य स्थिति या बौद्धिक स्थिति की परवाह किए बिना साक्षरता सभी बच्चों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है।
पढ़ने में आनंद लेने वाले बच्चे बहुत कम थे। अनुकूलित किताबों की कमी के कारण वे एक दूसरी दुनिया से अनजान थे। नमिता को 2016 में एक टैक्टाइल बुक लाइब्रेरी शुरू करने का प्रोत्साहन मिला, जब ट्रस्ट के 2 शिक्षकों अनु एलेक्स और आराध्या बद्री ने 30 पुस्तकों और 10 सदस्यों के साथ इस विचार को साकार करने में उनकी मदद की। सदस्यता लेने वाले सदस्यों को हर महीने 2 किताबें दी जाती है। नमिता साझा करती है कि टेरेसा लिड समावेशी डिजाइन के आने से उनकी टीम को और अधिक पुस्तकें बनाने और अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिली है। चेतना ट्रस्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कहानी की किताबें बनाने में तुलिका बुक्स और ब्लूम के साथ साझेदारी की है। वे IIT मद्रास के टेक्टोग्राफ के सहयोग से UV प्रिंटिंग जैसी विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। पढ़ने के प्यार को बढ़ावा देते हुए चेतना ने ईच वन रिच वन कैंपेन की शुरुआत की है। अभियान के बारे में बताते हुए टेरेसा एंटनी कहती है कि छात्र ऑनलाइन लाइब्रेरी या कैटलॉग से एक स्टोरी बुक चुन सकते हैं और इसे किसी व्यक्ति के पास ले जा सकते हैं जो भाषा सीखना शुरू कर रहा है। ये अभियान सभी के लिए खुला है, व्यक्तियों, संगठनों और स्कूलों के लिए भी। अभियान का उद्देश्य किसी भी बच्चे या वयस्क के साथ महीने में कम से कम 2 कहानियां पढ़ना है। दोस्तों, चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट अभी भी अपने पुस्तकालय का विस्तार कर रहा है, अपने संरक्षकों और उनके माता पिता से प्रतिक्रिया मांग रहा है और विभिन्न आयु समूहों के लिए किताबें तैयार कर रहा है। उनका काम कई नई दुनिया की संभावनाएं पैदा करना है। ईच वन रिच वन अभियान के लिए साइन अप करने के लिए www.chetana.org.in पर जाएं। याद रहे www.chetna.org.in। चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ स्वयं सेवा करने या दान करने के लिए 9840509739 पर कॉल करें। याद रहे 9840509739। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पब्लिक सेक्टर के बढ़ते जा रहे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। एक ओर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति के निजीकरण और विनिवेश की ओर जोर दे रही है और वहीं दूसरी ओर खासकर विकलांग लोगों की सार्वजनिक समृद्धि में सहायता नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, सरकार कोई निजी संस्था नहीं होती जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना हो। सरकार सभी नागरिकों के कल्याण और समृद्धि के लिए चुनी जाती है। लेकिन क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों के प्राइवेटाइजेशन पर जोर देकर विकलांग लोगों की समृद्धि में सहायता कर रही है? दोस्तों, इस आर्थिक संकट और नौकरी छूटने के युग में सरकार अधिकतर निजीकरण पर जोर दे रही है और मोदी सरकार द्वारा लाई गई विनिवेश नीति का विकलांग लोगों पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निजी क्षेत्र विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के प्रति उदासीन है। ये केवल इस तथ्य के लिए नौकरी के अवसर से इनकार करता है कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है। इसकी स्थिति उसी पुरानी मानसिकता से निकली है जो मानती है कि विकलांग व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए केवल सहानुभूति और भोजन की आवश्यकता होती है। तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के युग में आज ये विचार अब भी उन व्यक्तियों के दिमाग में है जो काम कर रहे हैं निजी क्षेत्रों में और इस क्षेत्र में बड़े अधिकार रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र और समाज में लोगों का रवैया सामान्य रूप से विकलांग लोगों के बारे में अलग है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के साथ समस्या ये है कि योग्यता के नाम पर वो विकलांग लोग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को बाहर कर देते हैं। विकलांग लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए निजी क्षेत्र ने कभी भी जिम्मेदारी नहीं उठाई है। आर्थिक संकट और नौकरी छूटने के युग में सरकार अधिकतम निजीकरण पर जोर दे रही है। विकलांग जनों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो निजी क्षेत्र के आने से समाप्त हो सकता है।
पहले के जमाने में संगीत और भीख मांगना विकलांग जनों की आय का एकमात्र स्रोत होता था। सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी इकाइयों और संस्थानों में रोजगार के लिए आरक्षण की नीति का पालन करते हुए विकलांग जनों को सीधे लाभान्वित किया है और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान दिया है। विकलांग लोगों को अपने जीवन में हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से लेकर साथी खोजने तक, शिक्षा लेने से लेकर नौकरी खोजने तक, अपनी आवाज खोजने से लेकर दुनिया में अपना स्थान खोजने तक। इस सब में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण उनके सशक्तिकरण के संघर्ष की दिशा में एक और झटका साबित होगा। दोस्तों, कर्नाटक में बहुत कम ऐसे PWDs हैं जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा चाहते हैं, जबकि रोजगार तो और भी कम है। इसके पीछे कुछ कारण सरकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन की कमी और बच्चों के लिए स्कूलों में जाने का माहौल है। भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए सांख्यिकीय 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में उच्चतम स्तर की पूर्ण माध्यमिक शिक्षा या उच्च स्तर के विकलांग लोगों की संख्या केवल 21% है। इसने ये भी कहा है कि राज्य में लगभग 8 लाख गैर श्रमिक हैं। डिफरेंटली एबल्ड एंड सीनियर सिटीजन के अधिकारिता विभाग के निदेशक KS लता कुमारी ने कहा है कि राज्य भर में डेटा के प्रबंधन या विकलांग लोगों की पहचान करने के लिए कोई उचित तंत्र मौजूद नहीं है। विकलांग जनसंख्या पर वर्तमान डेटा 2011 की जनगणना से है। उन्होंने आग्रह किया है कि बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने में सक्षम होने के लिए एक बाधा मुक्त वातावरण बनाया जाए। नई शिक्षा नीति और विकलांगता अधिनियम पहले से ही लागू होने के साथ वे एक समावेशी वातावरण बनाने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साक्षरता का दर 51% है, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा पूरी करने वाला प्रतिशत तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है। एक्शन ऑन डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इंडिया के वरिष्ठ प्रशिक्षण समन्वयक NV रंगनाथ वेंकट सुबैया ने कहा कि सरकार की ओर से योजनाएं आरक्षण और समर्थन है, लेकिन समस्या कार्यान्वयन माने कि इम्प्लीमेंटेशन की है। विशेष बच्चों का समर्थन करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे पर श्री रंगनाथ ने कहा है कि स्कूलों में अक्सर ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए रैंप्स, सुलभ शौचालय और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है, जिसके कारण वे स्कूल छोड़ देते हैं और अक्सर वे उच्च शिक्षा के लिए नामांकन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों के लिए A और B श्रेणी में 4% और C और D श्रेणी में 5% आरक्षण है, लेकिन पद खाली रहते हैं क्योंकि लोग योग्य नहीं हैं और कुछ ही लोग पात्र हैं। विकलांग लोगों को सशक्त बनाने वाले बेंगलुरु स्थित संगठन ब्यूटीफुल टुगेदर की सह संस्थापक अनीता रेजी ने कहा कि कई स्कूल विशेष बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करते हैं क्योंकि उनके पास उन्हें पूरा करने के लिए उपकरण नहीं है। दोस्तों, केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने विशेष स्कूलों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात के मानदंडों और मानकों को स्वीकार कर लिया है और विशेष शिक्षकों के लिए भी अलग मानदंड है, जो अकेले सामान्य स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा सिफारिश की गई है। शीर्ष अदालत में दायर एक अनुपालन हलफनामे में शिक्षा मंत्रालय ने उन मानदंडों और मानकों का उल्लेख किया है जिनके अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए नियमित स्कूल के लिए अनुशंसित छात्र शिक्षक अनुपात 10 से 1 है और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए ये 15 से 1 का है। हलफनामे में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने 10 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों को पत्र जारी किया था, जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात के मानदंडों और मानकों को आगे आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ परिचालित किया गया है।
सिफारिश ने विशेष शिक्षकों के लिए सुझाई गई गतिविधियों के बारे में भी विवरण दिया है, जिसमें शामिल करने के लिए गतिविधियों का एक वार्षिक और मासिक कैलेंडर विकसित करना शामिल है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये अजीबोगरीब खबर जो आ रही है ओडिशा राज्य के पारादीप के कुजंग ब्लॉक के नुआगढ़ पंचायत के विजय चंद्रपुर गांव से। इस गांव में 10 साल के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लड़के के माता पिता ने पिछले 4 साल से उसे बार बार पेड़ से बांधे रखा है। गौरतलब है कि ऐसा उसके इलाज में शामिल लागत की डर से किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि नाबालिग बच्चे के पिता अनंत मन्ना और मां नमिता दिहाड़ी मजदूर है। सौरभ नाम के इस लड़के को 6 साल की उम्र में जन्मजात टेलिप्स इक्विनोवायरस यानी कि कॉन्जेनाइटल टेलिप्स इक्विनोवायरस CTEV और सेरेब्रल पाल्सी का पता चला था, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उसके माता पिता उसका इलाज नहीं करा सके। बाद में सौरभ की हालत खराब हो गई। वो इलाके के अन्य बच्चों को काटने और हमला करने के लिए इधर उधर भागता था, जिससे कि स्थानीय लोग घबरा गए। माता पिता जब भी बाहर गए तो उन्होंने सौरभ को एक पेड़ से बांधना शुरू कर दिया। लड़के की मां नमिता ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से हम अपने बेटे को बाहर जाने से रोकने के लिए एक पेड़ से बांध रहे हैं ताकि उसे घूमने से रोका जा सके। हम उसके मेडिकल खर्चे का भुगतान नहीं कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसे स्थानीय स्कूल में तक भर्ती नहीं करा सकते। जब हम काम पर जाते हैं तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यही एकमात्र तरीका हमारे पास है। अमानवीय व्यवहार ने हालांकि स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने स्वेच्छा से फरवरी में प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। पता चलने के बाद ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, एक स्कूल और एक जन शिक्षा विभाग के अधिकारी और बाल संरक्षण अधिकारी उदयनाथ स्वैन की एक टीम ने गांव का दौरा किया और नाबालिग को उसके माता पिता को उसके इलाज के लिए कदम उठाने की सलाह देते हुए मदद और अन्य लाभों का आश्वासन दिया। इस पर आरोप लगाते हुए माता पिता ने बताया है कि इसके बाद उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने हमें खाली आश्वासन दिया है क्योंकि हमें 5 महीने से कोई मदद नहीं मिली है। सूत्रों ने कहा है कि लड़के को न तो परिवहन भत्ता मिला है और न ही बिन शरीर छात्रवृत्ति और न ही सेरेब्रल पाल्सी प्रभावित बच्चों के लिए विशेष स्कूल में प्रवेश। नुआगढ़ के सरपंच देवेंद्र कुमार राउत ने स्वीकार किया है कि जब माता पिता काम पर जाते हैं तो बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लड़के के माता पिता को परामर्श की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने अपनी दैनिक मजदूरी खोने के डर से इलाज के लिए कटक जाने से इनकार कर दिया। वहीं उदयनाथ स्वैन बताते हैं कि नाबालिग बच्चे के माता पिता को विकलांगता पेंशन और राशन मिल रहा है और उनके असहयोग के कारण उसका इलाज प्रभावित हो रहा है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, सक्षम शिमला अपना पहला इन पर्सन इवेंट सक्षम टेक फिएस्टा 14 से 15 अगस्त के दौरान शिमला में मना रहा है, जिसमें सभी दृष्टिबाधित व्यक्ति, उनके पेरेंट्स, टीचर्स या दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस आमंत्रित हैं। आप सभी से भारी मात्रा में मिल रहे रिस्पॉन्सेस के कारण हमने सक्षम टेक फिएस्टा में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस इवेंट के माध्यम से सक्षम अपने बहुत से टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से सभी दृष्टिबाधित लोगों को परिचित करना चाहता है, ताकि वे अपने लिए सही प्रोडक्ट्स का चयन कर सके और अपने अनुभव को बढ़ा सके। इसके अलावा इवेंट में ऑर्गेनाइज्ड लकी ड्रॉस, इंडिपेंडेंट डिस्काउंट्स आदि एक्टिविटीज से बहुत से प्रोडक्ट्स पर छूट पाने का यही सही अवसर है। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आप दिए गए लिंक पर रजिस्टर कर सकते हैं। इवेंट का स्थल कमला नगर, शांति निवास, भट्टा कुफेर, शिमला, अर्बन टी, संजौली, शिमला, हिमाचल प्रदेश 171006। इवेंट की तारीख 14th and 15th अगस्त
2022। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 8178345124 या 9266626368 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। तो फ्रेंड्स, अब खबर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मंगलवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने में भागीदारी का समर्थन किया है। NHRC ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि आयोग सभी बिंदुओं पर विचार करेगा और संबंधित दस्तावेज के साथ आएगा, जिसे सरकार को भेज दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए NHRC के सदस्य ज्ञानेश्वर M. मूले ने कहा कि मसौदा नीतियों पर काम करते समय प्रत्येक दस्तावेज एक समान होना चाहिए। ये समय ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर विकलांग व्यक्तियों की सुविधाओं का विस्तार करने का है। यहाँ पर विचारों को कार्यों में बदल दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि टिप्पणियां और सुझाव वस्तुनिष्ठ और सही दिशा में होने चाहिए। देश के शीर्ष अधिकारी प्रहरी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की और कई अंतराल और सुझाव सामने आए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयोग सभी बिंदुओं पर विचार करेगा और संबंधित दस्तावेज पेश करेगा, जिसे सरकार को भेज दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए NHRC के सदस्य ज्ञानेश्वर मूले ने कहा कि मसौदा नीति पर काम करते समय हर एक दस्तावेज पिछले एक का मूल सुधार होना चाहिए। श्री मूले ने इस बात पर भी जोर दिया कि विकलांगता के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आयाम भी है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रचार और संरक्षण पर बहुत विचार विमर्श किया जाना चाहिए। बयान में आगे कहा गया है कि उन्होंने बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी का समर्थन किया है। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों द्वारा न्याय तक पहुंच के अलावा बुनियादी ढांचे, अपस्किलिंग और प्रासंगिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। NHRC के सदस्य MM कुमार ने विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में वृद्धि का आह्वान करते हुए कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की बेहतरी के लिए समन्वित प्रयासों और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। NHRC के महासचिव DK सिंह ने ऑनलाइन प्रणालीगत पंजीकरण और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र और ID कार्ड जारी करने की सरकार की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नीति और क्रियान्वयन में कमियों की पहचान की जानी है। उन्होंने इस समय संवेदनशीलता की कमी के कारण परिवारों और देखभाल करने वालों के अनुभव की चुनौतियों पर भी टिप्पणी की है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। यूपी में 10,000 से भी अधिक गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को घर पर ही शिक्षा के लिए मिलेगी शिक्षण सामग्री और स्टेशनरी। विकलांग लोगों के लिए विशेष इंटर्नशिप के लिए कॉल। रक्त विकार के रोगी थैलेसीमिया कंट्रोल यूनिट में प्राप्त कर सकेंगे विकलांगता प्रमाण पत्र। JNU छात्र शौर्य सूद की याचिका मीडिया से पहुंच रही है लोगों के दिलों तक। अब तक 10,000 से भी अधिक लोग कर चुके हैं हस्ताक्षर। शौर्य की तरफ से निरंतर प्रयास जारी। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है डिसेबिलिटी प्राइड मंथ, लेकिन भारत से ये क्यों है गायब? चेन्नई का चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है प्रयास प्रिंट माध्यम की अक्षमताओं से निपटने के लिए। यहाँ विकसित की जा रही है टैक्टाइल बुक लाइब्रेरी।
विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का निजीकरण अत्यधिक हानिकारक। निःशक्त जन बाधाओं में फंसकर जा रहे हैं उच्च शिक्षा से दूर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने विशेष स्कूलों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात के मानदंडों और मानकों को स्वीकार कर लिया है। ओडिशा के पारादीप में माता पिता ने 10 वर्षीय विकलांग बालक को 4 साल तक पेड़ से बांधे रखा। NHRC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व का किया आह्वान। तो दोस्तों, ये थे आज की न्यूज हेडलाइंस।